हेलो बच्चों, एमके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुण, जिसमें से दो महत्वपूर्ण गुण हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। जिसमें पहला आपको बताया गया था नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा बताया गया था निराकरण अभिक्रिया। उसी हैलो एल्केन के रासायनिक गुण के क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग अगला गुण पढ़ेंगे हैलो एल्केनिक क्रिया धातुओं से। बच्चों, ये जो हैलो एल्केन होते हैं ये क्रियाशील धातुएं जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड आदि धातुओं से क्रिया कर और विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो उसी को हम लोग आज जानेंगे कि ये मैग्नीशियम से, सोडियम से या अन्य धातुओं से क्रिया कर किस प्रकार के कंपाउंड का निर्माण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हैलो एल्केनिक क्रिया धातुओं से। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है मैग्नीशियम से क्रिया, या इसको आप कह सकते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। एक्चुअल में लोग आगे देखेंगे कि जब मैग्नीशियम क्रिया किसी हैलो एल्केन से कराई जाती है तो एक कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो चाहे आप हैलो एल्केन क्रिया मैग्नीशियम से कहिए या आप कहिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण, दोनों की मीनिंग सेम होगी। अर्थात जब मैग्नीशियम क्रिया हैलो एल्केन से कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है। समझ में बात आ गई? कैसे होता है? जब किसी हैलो एल्केनिक क्रिया बच्चों हम मैग्नीशियम से कराते हैं, शर्त यह है कि वहां पे शुष्क ईथर, ड्राई ईथर की उपस्थिति अनिवार्य है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे कह सकते हो कि जब मैग्नीशियम क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में किसी हैलो एल्केन से कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण होता है, जिसे हम लोग एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड्स भी कहते हैं। समझ में आता है? फिर से एक बार सुनिए इसको। मैंने ये कहा कि जब किसी हैलो एल्केनिक क्रिया मैग्नीशियम से इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तो एक कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको लोग एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड कहते हैं, और इसी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। समझ में बात आ गई? इसी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम लोग हैलो एल्केनिक क्रिया या मैग्नीशियम से पढ़ने जा रहे हैं या हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के निर्माण को पढ़ने जा रहे हैं। समझ में बात आ गई? और ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक काफी अत्यधिक क्रियाशील अभिकर्मक होता है जो किसी प्रोटॉन दाता से, ठीक है, कोई ऐसा कंपाउंड जो प्रोटॉन दाता हो उससे बड़ी तेजी से क्रिया कर और एल्केनों का निर्माण कर देता है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनाया जाता है कैसे? हैलो एल्केनिक क्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा के, और इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्रिया पानी जैसे अणु से यदि करा दिया जाए, जैसे पानी क्या करता है? प्रोटॉन डोनर है, तो प्रोटॉन देने वाला है। यदि पानी जैसे अणु से करा दिया जाए तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक उस पानी जैसे अणु से क्रिया कर, ठीक है, और किसका निर्माण कर देता है? एल्केन का निर्माण कर देता है। तो एल्केन के निर्माण में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बहुत, कह सकते हैं, महत्वपूर्ण रोल या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग एक हैलो एल्केन ले लेते हैं, ठीक है, और देखिए ये एल्किल ग्रुप है और ये X, ये हो गया हैलो एल्केन। इसकी क्रिया हमने किससे करा देनी है? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम से हैलो एल्केन क्रिया करानी है किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की उपस्थिति में। यहाँ पे P के ऊपर ले लीजिए शुष्क ईथर, और जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम क्रिया किसी हैलो एल्केन से कराएंगे तो ये मैग्नीशियम क्या होता है, इन दोनों के बीच में आके ऐड हो जाता है और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा। ये मैग्नीशियम इन दोनों के बीच में आके ऐड होगा, यहाँ पे बनेगा RMgX। इस प्रकार के कंपाउंड का निर्माण होता है और इसी कंपाउंड को हम लोग कहेंगे एल्किल। ये R एल्किल, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम, और लास्ट में हाइड्रोजन है तो नाम हो जाएगा हैलाइड्स। तो इसका नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और बच्चों इसी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी हैलो एल्केनिक क्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो
जब हमने CH3 ले लिया, X जब हमने I ले लिया, और इसी के लिए हम करा देते हैं मैग्नीशियम से इसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर, ये मस्ट है इसका होना, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो ये हो जाएगा R की जगह हो जाएगा CH3, इसके बाद हो जाएगा Mg, और X की जगह क्या है I, हो जाएगा I, नाम क्या हो जाएगा इसका एल्किल, ये हो जाएगा मेथिल, और ये आपका हो जाएगा मैग्नीशियम, और I से हो जाएगा आयोडाइड। क्लियर है? तो बन गया मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और इसको भी आप क्या बोल सकते हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो आई होप आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण कैसे हो रहा है समझ में आ गया होगा। अब आइए इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के बारे में कुछ अन्य चीजों को जानते हैं। बच्चों, इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में, इसको लीजिए आप, इसको लीजिए, इसमें ये जो मैग्नीशियम है इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, संयोजी कोष में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए ये 2 बॉन्ड बना सकता है। तो ये जो इस कार्बन के साथ, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं H3C, तो ये जो एक बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, और एक बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ ये जो बॉन्ड बनाता है ये आयनिक बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड है कैसा बॉन्ड है? आयनिक बॉन्ड। और ये जो कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाता है ये बॉन्ड होता है बच्चों सहसंयोजी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो मैग्नीशियम की क्रिया जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराए तो ये मैग्नीशियम इस हाइड्रोजन हाइड्रोएल्केन में जो एल्किल ग्रुप और हाइड्रोजन उसके बीच में आ गया, देखिए यहाँ पे बीच में आ गया, बीच में आ जा रहा है, और एक के साथ आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ आयनिक बॉन्ड, और जो कार्बन है एल्किल ग्रुप का जो कार्बन है उसके साथ बनाता है ये सहसंयोजी बॉन्ड। समझ में आया? अच्छा, एक बात और, ये बनाता है सहसंयोजी बॉन्ड। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए, ये जो मैग्नीशियम है, ठीक है, यहाँ बना रहा है सहसंयोजी बॉन्ड, लेकिन ये जो बॉन्ड होता है ये पोलराइज हो जाता है। किसके कारण से? कि यहाँ जो कार्बन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता मैग्नीशियम से बहुत ज्यादा है, इसलिए ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन अपनी ओर पोलराइज कर लेता है, अपनी ओर उसको खींच लेता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पे आंशिक रूप से माइनस चार्ज और इस मैग्नीशियम पे आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देखिए, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो सहसंयोजी बॉन्ड है, और सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं नॉन पोलर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सहसंयोजी बॉन्ड है ये पोलर हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साझे का जो इलेक्ट्रॉन है उसको कार्बन अपनी ओर पोलराइज कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित खींच लेता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कार्बन के आंशिक रूप से माइनस चार्ज और मैग्नीशियम के आंशिक रूप से प्लस चार्ज आ जाता है। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। अब क्या होगा कि यदि इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के पास कोई प्रोटॉन दाता, समझे बात आ रही है, यदि कोई प्रोटॉन दाता आता है तो उसके साथ देखिए इसकी क्रिया कैसे होती है। जैसे मान लीजिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको हम ले लेते हैं RMgX, ठीक है, इस पे आंशिक रूप से माइनस चार्ज, इस पे आंशिक रूप से प्लस चार्ज। और होता क्या है कि जब इसकी क्रिया मान लीजिए हम H2O से करा देते हैं, किससे करा देते हैं? H2O से। तो H2O में आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, क्योंकि ये भी ध्रुवीय होता है। तो हाइड्रोजन, पानी में जो हाइड्रोजन है किसकी तरह काम करेगा? प्रोटॉन की तरह काम करेगा। तो जब ये पानी इसके पास आएगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के पास आएगा, तो ये जो Mg है, Mg ये इसकी OH से, पानी में पता है 2 आयन होता है, H प्लस OH आयन, तो ये इसके OH आयन से क्रिया कर लेगा, और इसका जो एल्किल ग्रुप है, इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में जो एल्किल ग्रुप है इस पे देखिए माइनस चार्ज है, तो ये इसमें हाइड्रोजन जो आयन है, जो प्रोटॉन है, उससे क्रिया कर लेगा। और सोचिए ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है, R, और इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, और जब किसी एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन ऐड होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लस इधर क्या बन गया? इधर Mg के साथ ये OH ऐड हो जाएगा, तो बन जाएगा MgOH। इस तरह के कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। तो आई होप आपको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक समझ में आ गया होगा, और ग्रिग्नार्ड
ग्रीगनाट अभिकर्म जब किसी प्रोटॉन दाता इस तरह के कंपाउंड से क्रिया करता है तो कैसे एल्केन का निर्माण करता है। इस ग्रीगनाट अभिकर्म का सबसे बड़ा यूज है बच्चों एल्केनों के निर्माण में। समझे बात आगे? एल्केनों के निर्माण में इस ग्रीगनाट अभिकर्म का सबसे ज्यादा यूज होता है। आप देखिए यहाँ पे एल्किल ग्रुप है, ठीक है, R पर एल्किल, जैसे ये मान लो CH3 लिए होते, CH3 ये एल्किल है और इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा CH4, ये एल्किल था और ये देखिए एल्केन हो गया, इसका नाम होगा मीथेन। तो इस प्रकार से एल्किल ग्रुप में जब हाइड्रोजन ऐड होगा, ये प्रोटॉन के रूप में जब यहाँ पे ऐड होगा, क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि इसमें माइनस चार्ज था आंशिक रूप से, इसमें प्लस चार्ज होता है, दोनों आसानी से ऐड हो जाएंगे। और अभी मैंने बताया ग्रीगनाट अभिकर्मण काफी अधिक क्रियाशील होता है, ये प्रोटॉन को अपनी ओर खींच लेता है और इस तरह के कंपाउंड्स का निर्माण होता है। तो आई होप आपको हाइड्रोजन क्रिया मैग्नीशियम से समझ में आ गई होगी इसमें किस प्रकार से ग्रीगनाट अभिकर्मक का निर्माण होता है और वो ग्रीगनाट अभिकर्म किस प्रकार से किसी प्रोटॉन युक्त मटेरियल से क्रिया कर एल्केन का निर्माण करता है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगली धातुओं से हैलोएल्केनिक क्रिया को पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। आइए हैलोएल्केनिक क्रिया हम लोग दूसरी धातु सोडियम से कराते हैं, ठीक है। जब हैलोएल्केनिक क्रिया सोडियम से कराते हैं तो उच्च एल्केनों का निर्माण होता है, या कह सकते हैं सममित एल्केनों का निर्माण होता है। उच्च एल्केन का मतलब जिसमें कार्बन की परमाणु संख्या ज्यादा हो, और सममित एल्केन का मतलब ये हो गया कि जिसमें कार्बन और उस कार्बन से लगे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। ऐसे एल्केनों को सममित एल्केन जिनकी सिमेट्री सेम हो, दोनों बांड कार्बन कार्बन के बीच में जो बांड बना है दोनों तरफ, उस बांड के दोनों तरफ हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या सेम हो, हम कहेंगे वो सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है या सिमेट्रिकल एल्केन है। तो जब सोडियम की क्रिया, अच्छा एक बात यहाँ भी ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से मैग्नीशियम क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलोएल्केन से कराते थे, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी शुष्क ईथर की उपस्थिति अनिवार्य है। समझे बात आगे? और सबसे पहले इस प्रकार की क्रिया वोल्टेज नामक वैज्ञानिक ने कराया था, इसीलिए इस अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चाहे आपसे हैलोएल्केनिक क्रिया सोडियम से पूछे या चाहे वोल्टेज अभिक्रिया पूछे, दोनों में आप इसी अभिक्रिया को बताएंगे। क्या होता है इसमें आप हैलोएल्केन ले लेंगे और इसकी क्रिया सोडियम से आप कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना होता है कि दो एल्केन लेना होता है, दो हैलोएल्केन लेना होता है। यहाँ पे एक बात आपको और ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे दो हैलोएल्केन लेना होता है। तो एक हैलोएल्केन ये हो गया और प्लस एक हैलोएल्केन के लिए एक एन है, तो दो हैलोएल्केन के लिए दो एन लेना पड़ता है। और एक हैलोएल्केन लिखने का एक तरीका होता है, एक हैलोएल्केन हम लोग इधर लिखते हैं। समझ में बात आ रही है? या इसको आप दूसरे तरीके से क्रिया को समझने के लिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x और r, वही सेम चीज है, rx लिखो और यहाँ पे क्रिया को सुगमता से समझने के लिए मैंने यहाँ पे x r लिख दिया है। तो एक हैलोएल्केन ये हो गया, एक हैलोएल्केन ये हो गया और बीच में हमने दो सोडियम परमाणु ले लिया। तो होगा क्या कि जब यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, यहाँ पे तीन पे क्या लिख देंगे, शुष्क ईथर, ये ध्यान रखेंगे आप। तो जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलोएल्केन की क्रिया सोडियम से कराते हैं तो होता कुछ इस प्रकार से कि ये सोडियम इन दोनों हैलोएल्केन में मौजूद हाइड्रोजन परमाणुओं से क्रिया कर लेता है। तो इस तरीके से देखिए एक हाइड्रोजन ये हो गया और ये सोडियम और दूसरा हाइड्रोजन इसका हो गया, दूसरे वाले हैलोएल्केन का, इन दोनों से क्रिया करके निकल जाता है और फिर इन दोनों हैलोएल्केनों का जो एल्किल ग्रुप है वो आपस में जुड़कर और उच्च एल्केन या सममित एल्केन का निर्माण करता है। कुछ इस तरीके से देखिए R आपस में ऐड हो जाएगा, ठीक है, R आपस में ऐड हो जाएगा और इसके बाद क्या बन जाएगा, 2NaX। समझ में बात आ रही है सबको? और ये जो है क्या बन गया, ये आपका बन गया सममित एल्केन। चलिए इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लोग ले लेते हैं CH3 और I, क्या ले लेते हैं, CH3I प्लस ले लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 2Na और प्लस यहाँ भी हम लोग, यहाँ भी क्या लेना है, CH3I। तो जब CH3I लो तो मैं I को इधर लिख देता हूँ, I
और ये हो जाएगा CH3। एक्चुअल में ये CH3 लिखा हुआ है, ये कोई हैलो एल्केन ही है। तो होगा क्या, ये सोडियम इन दोनों हाइड्रोजनों से क्रिया कर लेगा। देखिए वहां पे जैसे दोनों X से क्रिया किया है, तो इस प्रकार से इन दोनों हाइड्रोजनों से क्रिया कर और लेके इनको बाहर हो जाएगा, क्या बना लेगा 2NaI। और इसके बाद ये दोनों CH3 देखो R और R, ये R आपस में मिलकर क्या बना लेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। और इसको यदि जोड़ के एक जगह लिखें तो क्या बनेगा C2H6। और ठीक है, ये क्या बनाएगा, ये R और R CH3 आपस में ऐड हो जाएंगे और बना लेगा C2H6। और ये जो C2H6 है ये एल्केन है। कैसे, आप देखिए कार्बन के परमाणुओं की तुलना से 2 अधिक यदि होता है तो उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। जब ये लेसन शुरू हुआ था मैंने शुरू में आपको एल्केन की मीनिंग बताई थी। आप देख लीजिए, कार्बन के परमाणु 2 का 2 4 और 4 में 2 अधिक कर दिए 6, ये C2H6 बन गया, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेन। क्या बोलते हैं, एथेन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हैलो एल्केन सोडियम से शुष्क ईथर की क्रिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर और उच्च एल्केन या सममित एल्केन देखिए, इसको बीच में से काटेंगे तो बराबर बराबर भाग में डिवाइड होगा, CH3 इधर भी CH3 इधर भी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो वुडर अभिक्रिया होती है इसमें सममित एल्केनों या उच्च एल्केनों, इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या भी अधिक होती है, एक से तो अधिक ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे 2 हैलो एल्केन लेना है। समझ में बात आ रही है। और सममित होगा क्योंकि जैसा हैलो एल्केन इधर लेना होता है वैसा ही हैलो एल्केन इधर भी लेना होता है। तो उसको जब काटेंगे तो R और R दोनों तरफ से सेम आएगा। तो ये है बच्चों वोल्टेज अभिक्रिया। इसी सोडियम क्रिया ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब हैलो एल्केन से कराते हैं तो उसी अभिक्रिया को वोल्टेज अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आई होप आपको वोल्टेज अभिक्रिया की समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला गुण पढ़ते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। हम लोग अगली क्रिया पढ़ते हैं पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्या होता है जब हैलो एल्केनों को, ठीक है, क्योंकि हम लोग हैलो एल्केन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, जब हैलो एल्केन को एक निश्चित ताप, कितना ताप, 573 केल्विन ताप पर एक उत्प्रेरक, कौन सा उत्प्रेरक, निर्जल AlCl3 यानी निर्जल ड्राई एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये हैलो एल्केन पुनर्विन्यास अभिक्रिया रीअरेंजमेंट रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है खास करके वो अपने मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पे चला जाता है और समावयवी यौगिक का निर्माण होता है। समझे बात है, कोई परमाणु बढ़ते बढ़ते नहीं है, सिर्फ परमाणु का स्थान जो होता है उनका पुनर्विन्यास हो जाता है, उनका रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो इस प्रकार के यौगिक हम लोग समावयवी यौगिक बोलते हैं। तो आइए हम आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हो कि हैलो एल्केन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 573 केल्विन पे गर्म करते हैं तो ये समावयवी यौगिकों का निर्माण करते हैं। समझ में बात आ रही? आइए इसको उदाहरण के माध्यम से चेक करते हैं। जैसे यहाँ हमने उदाहरण लिया है CH3Cl2Cl2Cl, नाम होगा, एक नंबर कार्बन में लगा है किनारे की तरफ, तो नाम हो 1-क्लोरोप्रोपेन। समझ में बात आई? 1 2 3 कार्बन में तो प्रोपेन। अब देखिए यहाँ पे हमने निर्जल AlCl3 लिया और इसको गर्म किया एक निश्चित ताप पे, तो होगा क्या, ये जो क्लोरीन है ये पहले एक कार्बन, पहले नंबर के कार्बन से लगा था, अब देखिए इसका पुनर्विन्यास हो गया और ये यहाँ से चल के और 2 नंबर के कार्बन पे आ गया। यहाँ पे देखिए अब इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोप्रोपेन। और 1-क्लोरोप्रोपेन और 2-क्लोरोप्रोपेन दोनों एक दूसरे के समायोगी यौगिकों के समायोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्रिया कब हुई है, जब इसको निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में गर्म किया गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो पुनर्विन्यास हो रहा है, किसका, परमाणुओं की जो है शिफ्टिंग हो रही है। आइए इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। होता क्या है बच्चों यहाँ पे एक्चुअल में, ये जो AlCl3 है ये लुईस अम्ल की भांति काम करता है। इसकी भांति में काम करता है लुईस अम्ल क्या होते हैं, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। तो ये क्या करता है, जो AlCl3 है ये इस 1-क्लोरोप्रोपेन से चाहता है कोई लोन पेयर इसको दे दे, तो होता क्या है, इसमें से जो क्लोरीन होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हो जाता है क्लोराइड आयन के रूप में। और ये क्लोराइड आयन, इसको आप ऐसे देख सकते हो, ये चेंज देखिए मैकेनिज्म इसकी कैसे होती है, CH3 CH2 CH2
और इसमें से क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, तो जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इस कार्बन में आ जाएगा प्लस चार्ज, और अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोकैटायन में। किसमें कन्वर्ट हो गया, कार्बोकैटायन। समझ में आता है, कार्बोकैटायन। और ये जो क्लोरीन यानी क्लोराइड आयन के रूप में इसमें से जो निकल रहा है क्लोराइड आयन, ये जाके किससे जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो ये AlCl3 से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जब जुड़ेगा तो निर्माण कर लेगा AlCl4 और पूरे पे एक आ जाएगा माइनस चार्ज, जो कि अनस्टेबल होता है, ज्यादा देर तक इस अवस्था में रह सकता है। अब जरा इधर देखिए, इधर क्या होता है कि जब कार्बोकैटायन बन जाता है तो इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। कौन सी शिफ्टिंग होती है, हाइड्राइड, ठीक है, शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है। हाइड्राइड शिफ्टिंग का मतलब इसमें से जो हाइड्रोजन है ये अपना स्थान छोड़ के, ये जो बीच वाला दूसरे नंबर के कार्बन का जो हाइड्रोजन है ये अपना मूल स्थान छोड़ के और चला जाता है कहां पे, इस वाले कार्बन के साथ। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा यहां जाएगा, तो अब जो ये प्लस चार्ज है ये आ जाएगा इस नंबर के कार्बन पे, इसकी संरचना कुछ ऐसे होगी, CH3CH, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा तो ये हो जाएगा CH, और ये हो जाएगा आपका CH3, एक हाइड्रोजन यहां से आए तो यहां पे क्या हो गया, हाइड्राइड, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई। और अब जो ये प्लस चार्ज इसमें था, अब वो प्लस चार्ज इसमें, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकला इलेक्ट्रॉन लेके, अब वो प्लस चार्ज इसमें आ जाएगा। और ये भी अभी कार्बोकैटायन है, सिर्फ यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, मैं उसी को बता रहा हूँ। अब क्या होगा, अब ये पुनः इससे क्रिया करेगा, आएगा समझ में। और इसमें का जो क्लोरीन है वो इसको क्लोराइड आयन में जुड़ा था, उस क्लोराइड आयन को खींच लेगा, और ये क्लोराइड आयन इस 2 नंबर के कार्बन से आके जुड़ जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है, उस पर माइनस चार्ज है, तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH, और इस तरीके से ये 2-क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो AlCl3 था, AlCl4 पे माइनस चार्ज, ये पुनः AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये उत्प्रेरक है, ये क्रिया में भाग नहीं लेता है, मीडिएटरी मटेरियल से बनाता है। तो आई होप आपको पुनर्विन्यास अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट अभिक्रिया जो हैलो एल्केन प्रदर्शित करते हैं समझ में आ गया होगा। इसकी मैकेनिज्म भी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग होती है, किस तरीके से इसमें जो हाइड्रोजन होता है वो अपने स्थान को बदलता है, ये भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।